Hey dear students, in the previous class we had deal with the evolution. हमने बेसिकली कंसेप्ट के बारे में देखा था, एडाप्टिव रेडिएशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म तक, वहां तक हमने कंप्लीट किया था. अभी हम देखते हैं लेमार्क की थ्योरी. ठीक है, दैट इज द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, या फिर आप बोलो थ्योरीज ऑफ द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, कि कैसे आपकी बायोलॉजिकल के थ्रू एवोल्यूशन हुआ. नाउ सी द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज लेमार्किज्म की थ्योरी, दैट इज लमार्कवाद, दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. क्या कहा गया है इसमें? इट इज प्रपोज्ड बाय लेमार्क. लेमार्क ने दिया था. उन्होंने कहा कि लाइफ फॉर्म्स अकर्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किससे डेवलप्ड हुआ? बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि आप अपने ऑर्गन्स को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे डिसयूज कर रहे हो, उसके थ्रू चेंजेस हुआ. देखो जरा, इवोल्यूशन जब अपने ऑर्गन्स को यूज किया, उन्होंने ये बताया जिराफ की जो लॉन्ग नेक है वो किस वजह से है? ड्यू टू द कंटिन्यूस इलोंगेशन ऑफ टू फॉरेज लीव्स ऑन द ट्रीज. लीव्स के पास, मतलब लीव्स ऊपर है, बार बार लीव्स पत्तियों को खाने के लिए उनकी गर्दन जिराफ की तरह ऊंची हुई, मतलब ऊंची हुई, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे यूज ऑफ ऑर्गन्स. एंड दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज इनहेरिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन. ये आगे चलती है. ठीक है. डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, लिम्स डिसअपियर हो गई स्नेक्स में, ऐसा कहते हैं. आई डोंट नो ये कैसे क्या है, बट ऐसी थ्योरी है. ठीक है. लिम्स इन स्नेक्स ये डिसअपियर हो गए क्योंकि यूज नहीं किया गया. दिस थ्योरी वाज एलिमिनेटेड आउट. नहीं है. बाय? बिकॉज इट इज प्रूव्ड दैट कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू द जीन्स, नॉट थ्रू द लिम्स और डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स. ठीक है, तो ऐसा है. नाउ वी विल सीन द डार्विनिज्म, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. किसने दिया था डार्विनिज्म की थ्योरी? चार्ल्स डार्विन ने दिया था. इट वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ सी वॉयज. याद रखना, कहाँ पर देखा गया था? सी वॉयज इन अ सेल शिप, जिसको हम बोलते हैं HMS बीगल. क्या है शिप का नाम है? ठीक है, HMS बीगल. ऑल्फर्ड वॉलेस एक नेचुरलिस्ट है. उन्होंने मलाय आर्किपेलागो, जिसको कहा जाता है, कहाँ से आए थे? सिमिलर कंक्लूजन. उनने भी इस पे बात किया था. और वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन. ठीक है, उन्होंने भी डार्विन को प्रभावित किया. फिर अब जो आपका डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो दो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, दैट इज वन इज ब्रांचिंग डिसेंट और अदर इज नेचुरल सिलेक्शन. ब्रांचिंग डिसेंट में देखो, इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन किया जो मॉडिफाइड डिसेंट्स है प्रीवियस लाइफ के फॉर्म्स से जो आए हैं, दैट इज द ब्रांचिंग डिसेंट्स. ठीक है. नेचुरल सिलेक्शन पे कंसिडरिंग उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया की कॉलोनी कंसिडर किया. ठीक है, जिसमें A, B और C इन्होंने देखा. एक में उन्होंने क्या डाला? एक मीडियम डाला. ठीक है. इफ द मीडियम कंपोजिशन इज चेंज ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल सर्वाइव. अगर ये जो भी उन्होंने डाला, ठीक है, जो भी मीडियम उन्होंने डाला, अगर वो ग्रो कर रहा है तो वहां पे कोई ना कोई नया ऑर्गेनिज्म आएगा. ठीक है. दूसरे में क्या हुआ कि दिस वेरिएंट्स पॉपुलेशन B outgrows the others and appears as new species and B is better than A from the under the new condition, that is the natural selection of fitness. ओवरऑल समझो कि किसी चीज को अगर हमने मीडियम दिया, किसी भी बैक्टीरियल कॉलोनी में हमने अगर मीडियम तैयार करके दिया, तो वहां पर न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट हुआ. इसी को नेचर ऑफ द फिटेस्ट बोलेंगे, मतलब नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा. ठीक है, दैट इज यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स. हमने एक न्यूट्रंस दिया, हमने एक मीडियम दिया, तो न्यू इंडिविजुअल, न्यू स्पीशीज का ग्रोथ हुआ. वो किसने बताया? आपका नेचुरल सिलेक्शन ने. अभी देखो कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स है. पहला, वंशानुगत छोटे छोटे परिवर्तन होंगे. हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस. ओवर प्रोडक्शन, अत्यधिक आपके उत्पादन की वजह से. ये जो आपके छोटे छोटे परिवर्तन है, माइनर वेरिएशन, इट इज आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म. कुछ बेनिफिशियल भी होता है, कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं. और क्या, ओवर प्रोडक्शन में क्या होगा? पॉपुलेशन साइज ग्रो एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द मैक्सिमम रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया पॉपुलेशन. ठीक है. और एक होगा आपका लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज सीमित प्राकृतिक संसाधन. रिसोर्सेज आर नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज, मतलब पॉपुलेशन की साइज तो बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज उतने ही है, तो ऑफकोर्स रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी. इस चीज को बहुत डीपली समझो कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं. रिसोर्सेज कैसे? हमारे लिमिटेड. ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड, जिसकी वजह से चीजों में कंपटीशन बढ़ रहा है. जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे ही रिसोर्सेज में भी आपके कंपटीशन है, दैट इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है. उसी की वजह से स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, इट इज द कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिज्म फॉर रिसोर्सेज सो दैट पॉपुलेशन साइज इज लिमिटेड.
ठीक है। अब पॉपुलेशन साइज अनलिमिटेड होते जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज तो उतना ही है, इस वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है चीजों के लिए, हाउ यू विल सर्वाइव। ठीक है। एट लास्ट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस ऑर्गेनिज्म विद बेनिफिशियल वेरिएशंस कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज बेटर। ठीक है। स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस में आप अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर आपको आग जलानी तो आपने बाहर से जंगलों से लकड़ियां तोड़ के लाई और आपने आग जला लिया अपने हिसाब से। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में देखो कि ये आप कब तक करेंगे, एक टाइम तक करेंगे, लेकिन एट लास्ट एक टाइम आएगा जब आपके पास लकड़ियां खत्म हो जाएगी, फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है। कि this is the evolution in the struggle of existence organism with the beneficial variation can utilize resources better, hence they survive and reproduced, this is called evolution। इस चीज को अच्छे से समझो, survival of the fittest। ठीक है। फिर देखो it lead to a change in population characteristics and new forms appear। और उसी के बाद डार्विन ने क्या इग्नोर किया था, about the variations of origin of variation and mechanism of evolution और स्पेशिएशन, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम आई थी आगे। और फिर देखो इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या थी। नाउ वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डे राइस ने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रपोज किया था। म्यूटेशन मतलब म्यूटेट होना, हमने प्रीवियस चैप्टर पे पढ़ा है म्यूटेशन। ही कंक्लूडेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पनीथेरा लेमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोज, जिसको कहा जाता है इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। जिसको बोलते हैं इवनिंग प्राइमरोज। वो बिलीव करते हैं कि इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू द म्यूटेशन एंड नॉट बाय माइनर वेरिएशन। जब म्यूटेशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा, छोटे छोटे वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन नहीं होगा। डार्विनियन वेरिएशन माइनर है, स्लो है और डायरेक्शनल है। याद रखना डार्विन के वेरिएशन कैसे हैं, माइनर है, स्लो है और डायरेक्शनल। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल इवोल्यूशन अकर्स। लेकिन म्यूटेशन कैसा है, सडन है, रैंडम है और डायरेक्शन लेस है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हेंस हियर स्पेशलाइजेशन इज सॉल्टेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्टेशन। दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका म्यूटेशन है और ये आपका डार्विनिज्म के थ्रू है। ठीक है। हेंस म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन फॉर द एवोल्यूशन, नॉट द माइनर वेरिएशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखो, वी हैव द हार्डी-वेनगर प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डी-वेनगर प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल and constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences। Getting? देखो it states that जो आपके एलिल के जो फ्रिक्वेंसीज है, कोई भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की आपको फ्रिक्वेंसी निकालना है, दैट इज द एलिल फ्रिक्वेंसी। वो पॉपुलेशन के हिसाब से कैसी है, स्टेबल है, कांस्टेंट है फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन में 40 लोग थे, नेक्स्ट जनरेशन में 50 लोग थे, तो कांस्टेंट चीजें चल रही है। ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि अन्य विकासी प्रभावों को अनुपस्थित में जनसंख्या में एलिल आवृत्तियां, दैट इज एलिल फ्रीक्वेंसी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर और समान रहती है। दैट विल बी द हार्डी-वेनगर प्रिंसिपल। अब उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि जो जीन पूल है, जीन पूल को इन्होंने बोला टोटल जीन्स एंड देयर एलिल्स इन अ पॉपुलेशन, उसको बोलेंगे जीन पूल, रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। देखो जरा इसको, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द फिनोटाइप्स। ठीक है। ये जो है, ये जो एक पीक तैयार हो रहा है, दैट इज मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, और इधर आपके फिनोटाइप्स फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। नाउ वी गॉट द थ्री टाइप्स ए, बी एंड सी। पहले पीक में देखो पीक हायर एंड गेट्स हायर एंड नैरोअर। दूसरे पीक में देखो शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, और तीसरे पीक पे टू पीक्स हमारे पास फॉर्म हुए, दैट इज द पॉपुलेशन। आगे देखो, नाउ वी हैव द पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसीज। कैसे, सम टोटल ऑफ एलिल फ्रीक्वेंसीज हमेशा 1 होगी क्योंकि जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। डिप्लॉयड पॉपुलेशन पी एंड क्यू की बात करें तो ये पी एंड क्यू हमारी फ्रीक्वेंसीज रहेगी, एलिल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है। देखो जरा, व्हेन वी हैव पी स्क्वायर, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर होता है वैसा ही पी प्लस क्यू का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हियर कैपिटल ए इक्वल्स टू पी स्क्वायर, स्मॉल ए क्यू स्क्वायर, एंड हेट्रोलोगस अगर है तो दैट इज 2pq। यही आपका होगा विच इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपको याद रखना होगा। मतलब चेंज इन एलिल फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स जेनेटिक इक्विलिब्रियम, दिस इज ड्यू टू द
एवोल्यूशन। अगर चेंजेस हुआ आपके एलील फ्रिक्वेंसी में तो डेफिनेटली आपकी जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर बोलो पॉपुलेशन भी धीरे धीरे चेंज होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। और क्या, अभी देखो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जिससे कि पहला होगा हमारा क्या, जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन मतलब एक जीन फ्लो जहाँ पे पॉपुलेशन वन टू अनदर फ्लो करेंगे, जहां पर जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होगी दोनों ही पॉपुलेशन पे। ठीक है, दोनों ही पॉपुलेशन चाहे वो एक तरफ पे हो या दूसरी तरफ पे, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये जो जीन फ्लो होगा ये कहाँ पर होगा, यदि माइग्रेशन हुआ मल्टीपल टाइम्स तो जीन फ्लो जीन माइग्रेशन होगा। ठीक है, नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगा, द एक्सीडेंटल जीन फ्लो कॉजिंग चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। समटाइम्स द चेंज इन फ्रीक्वेंसी is so different in the new small population that they become a different species, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन थे वो अब क्या बन गए, फाउंडर्स, एंड द इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी ओरिजिनल आपकी फ्रीक्वेंसी थी वही आपकी क्या कहलाएगी, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, फिर देखो म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब न्यू फिनोटाइप में चेंजेस होना। म्यूटेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स ओवर अ फ्यू जनरेशन, दिस लीड्स टू द स्पेशिएशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, रीशफलिंग ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन द जेनेटिक वेरिएशन, दैट इज जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये मैंने पढ़ाया था अभी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, इट इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स देखो जरा, फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसको बोलेंगे बैलेंसिंग सिलेक्शन, डायरेक्शन और डिसरप्टिव। यहाँ पर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मतलब मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, स्टेबलाइजेशन में, जिसकी वजह से अपने आप को बैलेंस करेंगे। डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें देखो कंसिडर द बॉडी ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बॉडी की साइज अगर देखा जाए तो या तो वो बढ़ेगा या तो वो कांस्टेंट रहेगा, डिपेंड ऑन दैम। लेकिन डायरेक्शनल की अगर बात करें, हियर इंडिविजुअल ऑफ वन एक्सट्रीम आर मोर फेवर्ड। ठीक है, और डिसरप्टिव की बात करें तो बोथ एक्सट्रीम्स आर मोर फेवर्ड इन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, देखो जरा, अभी देखो वी हैव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन एक्टिस, इसको एक बार देखो। देखो प्रोटेरोजोइक, दैट इज प्रोटोजोइक एरा, पैलेजोइक एरा, मेसोजोइक और सिनोजोइक एरा को देखो जरा। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स होंगे। हाँ देखो, ये आपका है पैलेजोइक, मेसोजोइक और सिनेमोजोइक। देखो सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मिनियन, ट्रेसाइक, जुरेसिक, क्रेटास और ये आपके क्वार्टर टर्शियरी और क्वार्टरली। देखो जरा, यहाँ से कवर हो गया आपके ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये पूरे जो आपके होंगे आपके ब्रायोफाइट्स होंगे, ये कवर करेंगे आपको किसको, ये दोनों के बीच को, दैट इज ट्रैकियोफाइट और क्लोरोफाइट्स के बीच के एंसेस्टर्स होंगे। ये आपके देखो हर्बिकोकस लाइकोपोड्स और अर्बोसलाइकोपोड्स, ये आपके कहाँ पड़ेंगे, इन दोनों के बीच में, किसके, राइना टाइप प्लांट्स के और ट्राइकोप्राइट्स एंसेस्टर्स के। इसको समझो एटलीस्ट, आपको इसको पढ़ते आना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैच करेगी ये आपकी होंगी किसकी, टर्शियरी की। ठीक है, ये आपकी जुरासिक पीरियड्स में होंगे, ये आपके पर्मेनियन पीरियड्स में होंगे, ये आपके किस आपके किसके पीरियड्स में होंगे, जुरेरोफाइलम में होंगे। ठीक है, फिर देखो सिनोप्साइड्स, ये आपके सिलोफाइटॉन पे होंगे, फॉर्न्स भी आपके सिलोफाइटॉन पे होंगे, गिंकोज भी आपके सिलोफाइटॉन पे होंगे, कॉनिफर्स भी सिलोफाइटॉन पे, जेनेटल्स भी सिलोफाइटॉन पे, ये आपका साइकेट्स और ये आपके एंजियोस्पर्म की फैमिली सीड फॉर्म्स बना के प्रोजिम्नोस्पर्म या फिर इसमें ये सिलोफाइटॉन पे ही आती है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आपका जियोलॉजिकल पीरियड्स है। इसमें देखो ये आपके कार्बोनिफरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटरस, टर्शरी और क्वाटर्नरी। ऐसे काउंट करो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350। 350 के टाइम पे आपका क्या था, अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, 300 में देखो ये आपके सॉरोप्सिड्स टर्टल्स के थ्रू आएंगे। ठीक है, और साइनेप्सिड्स आपके 300 के टाइम पे ये भी फिर ये भी एक्सटिंक्ट हो गए, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए, ये भी एक्सिस्ट हो गए, और डायनासोर्स भी कितना 50 टर्शरी के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब सबसे अगर अर्ली की बात करें तो ये सबसे ये है आपके 350 में, दैट इज आपके अर्ली रेप्टाइल्स। फिर देखो प्रोटेरोजोइक एरा 500 या 540 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, तो वहां पे ये हुआ था, फर्स्ट सेलुलर लाइफ अपीयर्ड हुई थी, उसको बोलेंगे 2000 ईयर्स अगो। Some of the cells had the ability to release that is oxygen as the light reaction photosynthesis के थ्रू, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म उस टाइम बन गए। पेलाजोइक में क्या हुआ, जिसके 6 पीरियड्स हमने देखा था, कैम्ब्रियन, ठीक है,
ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस, और हमने देखा था पर्मियन। 500 में इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म में, 450 में फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स अपीयर्ड हुए, और 400 में एंथ्रोपॉड्स इन्वेडेड द लैंड। ठीक है, फिर 350 में जॉलेस फिश इवॉल्व हुई थी। फिश विथ स्टाउट मतलब मजबूत और कठोर पंख वाली मछलियां भूमि पर चल सकती थी और वापस पानी में जा भी सकती थी। 1938 में दक्षिण अफ्रीका में सीलोकैथ फिश आई, सीलोकैथ मछली जिसमें लो फिन्स थे, पकड़ी गई, जिससे बिल्कुल विलुप्त अब माना जाता है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर मछली इवॉल्व हुई कब तक, इसमें एम्फीबियंस में, एंसेस्टर्स में ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सालामेंडर्स में। 320 में हमें क्या हुआ, जो आपके समुद्री विशाल समुद्री शैवाल थे, ठीक है, आपके सीवीड्स और कुछ प्लांट्स भी एग्जिस्ट थे उस टाइम मौजूद थे। फिर देखो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। अब दे ले थिक शेल्ड एग्स बट डू नॉट ड्राई अप इन द समर, जो धूप में सूखते नहीं थे। जाइंट फॉर्म्स दैट इज टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे फेल टू फॉर्म कोल डिपोजिट्स स्लोली। ठीक, फिर देखो हमारे पास क्या है, मीसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड मिलेंगे, ट्राइसेक, जुरासिक और क्रिटेशियस। आपके होंगे मिलेंगे 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, 200 में हमें सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू द फिश लाइक रेप्टाइल्स हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, यहाँ पे जो लैंड रेप्टाइल्स होंगे वो होंगे डायनासोरस दैट, और देखो ट्राइनोसोरस, ट्राइसेप्टोरस, टेरिडोन, स्टेगोसोरस और ब्रैकियोसोरस हमको यहाँ पे मिले थे। अब 200 में हमें मिले थे। अभी आगे देखो, जो ट्रेक्स होंगे वो द लार्जेस्ट डायनासोर्स, 20 फीट हाइट होगी, ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टिथ उसके होते थे उस टाइम। फर्स्ट टूथ बर्ड वर, पहले उसी टाइम पे पहले दांत वाले पक्षी भी उसी टाइम पे इमर्ज हुए थे। सिनोजोइक में क्या हुआ था, मैमल्स और एंजियोस्पर्म की बात की गई थी। टर्शरी और क्वार्टरनी पीरियड्स यहाँ पे हुए थे, इसी को बोलेंगे एज ऑफ मैन, मनुष्य का युग। और 65 में डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड हुए थे, पता नहीं कैसे। सम सेज क्लाइमेटिक चेंज ने उनको मार दिया, कुछ कहते हैं कि बर्ड्स के कारण इवॉल्व हो गए, कुछ कहते हैं कि फिर देखो फर्स्ट मैमल्स वर श्रू लाइक, चुचंदर की जैसे थे। ठीक है, देयर फॉसिल्स स्मॉल साइज्ड। साउथ अमेरिका में दे वर मैमल्स resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by the North American fauna. ठीक है, फिर देखो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपके जो ऑस्ट्रेलियन मार्supials है वो सर्वाइव कर गए। क्यों, क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन था अदर मैमल्स के थ्रू, तो इन लोग सर्वाइव कर गए ऑस्ट्रेलियन मार्supials। नाउ वी हैव द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। देखो जरा, ये आपको आना चाहिए कि किसमें क्या था। सी 15 में आमे, जब 15 में की बात थी, 15 मिलियन से वो ड्रायोपेथिकस एंड रेमिपेथिकस थे। वो कैसे थे, हेयरी गोरिल्ला और चिंपांजी के जैसे वॉक चलते थे। ड्रायोपेथिकस एप लाइक थे और रेमापेथिकस मैन के जैसे थे, मैन लाइक थे। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर है। 3-4 में हमें मैन लाइक प्राइमेट्स थे, हाइट अप टू 4 फीट थी। फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हमें इथियोपिया और टेंजेनिया पे मिले थे। ठीक है, फिर 2 में हमें ऑस्ट्रेलोपेथिकस थे, जो ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स में रहते थे। पत्थरों के हथियार से शिकार करते थे और फ्रूट्स खाते थे। ठीक, होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग दैट इज होमोनिड, ब्रेन कैपेसिटी 650 सीसी थी उस तरफ, तो अब इससे पहले तो देखो उसमें कोई ब्रेन कैपेसिटी नहीं थी। ब्रेन कैपेसिटी इधर देखो 650 सीसी। मीट बिल्कुल नहीं खाते थे, तो क्या ही खाते होंगे, फ्रूट्स वगैरह खाते होंगे। ठीक है, फिर 1.5 ईयर में होमो इरेक्टस, ये भी फ्रूट्स ही खाते थे ना, मीट नहीं खाते तो फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, होमो इरेक्टस देखो जावा मैन, लार्ज ब्रेन 900 सीसी और ये मीट खाते थे। ठीक, फिर देखो 1,40,000 ईयर्स अगो होमो नियंडरथल्स आए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन दैट इज 1400 सीसी। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया पे रहते थे। यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी, अपने आप को जमीन के अंदर छुपाते थे और बरी डेयर डेड अपने मृतकों को दफनाते थे उन लोग। ठीक है, फिर देखो
75,000 और 10,000 ईयर्स अगो आई से जिसको बोलेंगे होमोसेपियंस मॉडर्न मैन की बात आई, मतलब हमारी बात जब करते हैं तो प्री हिस्टोरिक क्या है, डेवलप्ड बाय अबाउट ईयर्स अगो, और एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स भी उस टाइम ही हुआ था। सो दीज ऑल आर अबाउट योर इवोल्यूशन। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैक्सिमम चीजें आपको सिर्फ रट के कवर करनी है। आपको क्या क्या देखना है, अभी जो हमने देखा लास्ट वाला ओरिजिन ऑफ मैन, और जो हमने देखा कि पीरियड्स, जितने जितने पीरियड्स एटलीस्ट आप लोग उसको ओवर थ्रू कर लिए कि इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, उतना भी आप कर लेते हैं इवोल्यूशन से तो आपका हो जाएगा। डार्विन की थ्योरी और आपकी इवोल्यूशन वाली थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, वो जरूर करके जाइए, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। 149 रुपीज़ में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, स्टूडेंट्स परचेस किए हैं। ठीक है, पीएनएसटी के लिए अब हम बात करेंगे नीट 2027 के लिए। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट दैट। इसकी जो वीडियो रहेगी, इसकी जो लिंक रहेगी, या फिर आप बोलो इसकी पीडीएफ रहेगी, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँ। ठीक है, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।